हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड, पंजाब का इतिहास और संस्कृति। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है ये हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब एससीपी 1280 से लेके 1700। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है कि मुग़ल कालीन पंजाब, द पंजाब अंडर द ग्रेट मुग़ल। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें हम विस्तार पर चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर जो है प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम आगे करेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे जो हमारा टॉपिक आया है, मुग़ल के अधीन पंजाब की सामाजिक आर्थिक धार्मिक संस्कृति स्थिति, यानी मुग़लों के अधीन पंजाब की सामाजिक आर्थिक धार्मिक और संस्कृति स्थिति कैसी थी। कहते हैं मुग़लों के शासन से पूर्व भारत की सामाजिक आर्थिक धार्मिक संस्कृति स्थिति संतोषजनक नहीं थी। इस साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि सारी स्थिति जो है संतोषजनक नहीं थी। हालांकि दिल्ली के सुल्तानों के राज्य में हिंदू तथा मुसलमान साथ साथ रहते थे। दिल्ली के सुल्तानों के राज्य में हिंदू तथा मुसलमान साथ साथ रहते थे, परंतु सुल्तानों व मुस्लिम नागरिकों के हिंदुओं के प्रति अभिन्न व्यवहार के कारण दोनों एक दूसरे पर कोई सामाजिक प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं हुए। दिल्ली के सुल्तान एक तरह से भारत में विदेशी की तरह ही रहे। देखा जाए, दिल्ली के सुल्तान एक तरह से भारत में विदेशियों की तरह ही रहे। और मुग़ल के शासनकाल में हिंदू और मुसलमानों के संबंधों में काफ़ी बदलाव आया। मुग़ल शासकों विशेषकर अकबर ने अपने मैत्री भाव और भाईचारे तथा एकता का संचार किया। उन्होंने हिंदुओं और धार्मिक स्वतंत्रता, बराबरी का दर्जा, सब प्रकार की सुविधाएं और अधिकार प्रदान कर उनका दिल जीत लिया। इस प्रकार पूरे साम्राज्य में मधुर व व्यवस्थित वातावरण होने से जीवन के हर क्षेत्र में संपूर्ण विकास हुआ। यानी देखा जाए तो पूरे इतिहास में अकबर का ही शासनकाल काफ़ी महत्वपूर्ण था। भाईचारे पूर्ण था, मैत्रीपूर्ण थे और मधुर संबंध थे हर क्षेत्र में, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो अकबर काल के समय बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। इसके अंतर्गत हमारे समक्ष पहला टॉपिक आता है सामाजिक स्थिति। मुग़ल कालीन समय में समाज में सामाजिक स्थिति कैसी थी। मुग़लों के शासनकाल में पंजाब की समाज स्थिति सल्तनत काल से कहीं बेहतर थी। सल्तनत काल से कहते काफ़ी बेहतर थी। बाबर की तुगलक ए बाबरी और गुलबंद की हुमायूं नामा और अब्बुल फजल की आईने अकबरी और जहांगीर के तुगलक ए जहांगीरी, मुंशी सियाल राय के खुलासा ए त्वारी तथा अन्य यूरोपीय यात्रियों के लेख मुग़ल शासन के दौरान भारत की स्थिति पर रोशनी डालते हैं। और भारतीय समाज मुख्य दो भागों में विभाजित थी, एक हिंदू एक मुस्लिम। यहाँ पर जो दोस्तों
जो किताबों की नाम आई है वो एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में आ जाता है कि बाबर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो तुज़क ए बाबरी। यहाँ पर देखा जाए तो गुलबदन ने हुमायूं नामा लिखा था और अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी थी और जहांगीर ने तुल्क ए जहांगीरी। तो ये सारे किताब के कई नाम आ जाते हैं। अगर देखें यहाँ पर कि भारतीय समाज 2 वर्गों में बटी हुई थी। हिंदू समाज सबसे प्रथम थी। भारतीय समाज में हिंदुओं का बहुलतम था और देखा जाए तो यहाँ पर पारंपरिक तौर पर 4 मुख्य वर्गों में बटे हुए थे। हिंदू समाज जो यहाँ पर था 4 वर्गों में बटा हुआ था। एक वर्ग था ब्राह्मण का, एक वर्ग था क्षत्रिय का, एक वर्ग था वैश्य का, एक वर्ग था शूद्र का। हिंदू समाज जाति प्रथा के वशीभूत थी। चारों तरफ जाति प्रथा का बोलबाला था। ब्राह्मणों को समाज में उच्चतम स्थान प्राप्त था और क्षत्रिय वैश्यों को भी समाज में उचित स्थान प्राप्त था। लेकिन शूद्रों की दशा बहुत काफ़ी दयनीय थी। उनके साथ बुरा व्यवहार होता था तथा उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। यदि आगे हम बात करें मुस्लिम समाज की, तो कहते हैं मुस्लिम समाज जो है विदेशों एवं भारतीय मुसलमानों में बटा था। यानी यहाँ मुस्लिम धर्म जो थी, एक मुस्लिम जो थी विदेशी थी और एक जो थी भारतीय थी। विदेशी मुस्लिम जैसे तुर्की, अरबी, अफ़गानी, मालिक, फ़ारसी आदि शासक वर्ग के संबंध रखते थे। इन्हें भारत में महत्वपूर्ण तथा सम्मानीय स्थान प्राप्त था और वह ऊंचे एवं प्रभावशाली पदों पर विराजमान थे। लेकिन भारतीय मुसलमानों के इसके बराबर स्तर पर अधिकार प्राप्त नहीं थे। यानी भारतीय मुसलमान को अधिकार प्राप्त नहीं थे। और देखा जाए तो मुस्लिम निम्न वर्गों में बटे हुए थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुस्लिम में प्रथम वर्ग जो था उच्च वर्ग का था। इनमें राजा, राजकुमार व कुलीन वर्ग से संबंधित लोग सम्मिलित थे। मुगल भारत में समानतावाद के ढांचे की तस्वीर देखने को मिलती है। यहाँ राजा प्रमुख था तथा उसके पास असीमित अधिकार थे और वह भव्य महलों में रहते थे और शान और शौकत से भरा जीवन व्यतीत करते थे। उसकी सेवा हुक्म बजाने के लिए उसके पास कई कर्मचारी कतार थी। अबुल फजल के अनुसार राजाओं ने जो है विशाल हरेम बनाए हुए थे और राजा को समाज में सबसे ऊंचा स्तर प्राप्त था और राजा की कई रानियां होती थी। रानियां व राजकुमार भी राजशाही जीवन शैली का उपभोग करते थे। तो ये काफ़ी समय उच्च वर्ग में सम्मिलित था। कुलीन वर्ग में वो लोग आते थे जो दूसरे देशों जैसे केंद्रीय एशिया, फारस से आए लोगों के उत्तराधिकारी होते थे। इनमें मनसबदार, जागीरदार, राजपूत मुखिया आदि सम्मिलित थे और यह समाज का उच्चतम वर्ग बनते थे तथा प्रशासन की उच्च पदवी इन्हें ही प्राप्त होती थी और ये विशेष समाज व अधिकार का आनंद उठाते थे। अधिक धन होने के कारण वह अयास व ऐशो आराम भरा जीवन व्यतीत करते थे तथा शराब, जुए, औरतों पर खूब धन लुटाते थे। राजाओं की जीवन शैली का अनुसरण करते हुए वो बड़े ही महलों में रहते थे तथा दरबारी संयंत्रों से व्यस्त रहते थे। इनका अपनी पैतृक विरासत में कोई अधिकार नहीं था और इनकी मृत्यु के पश्चात इनको की ओर से एकत्र धन सरकारी खजाने में जाता था। इसलिए इन्हें पूंजी जमा करने में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि उनको विश्वास था कि मरने के पश्चात ये सारा धन जो है सरकारी खजाने में चले जाएंगे। इसलिए पूंजी को जमा करने में इनको कोई रुचि नहीं थी। वो अपने अधिकारों को कायम रखने के लिए राजा को प्रसन्न करने की कोशिश में लगे रहते थे, जिससे राजा की निरंकुशता की सहायता मिली। इससे पैतृक कुलीनता पर रोक लगी, लेकिन कुलीन वर्गों की फजूली खर्चों के बढ़ावा भी मिला, जिससे राज्य की अधिकार स्थिति हानिकारक हो गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मध्य वर्ग। मध्य वर्ग की बात करें तो इस वर्ग में कारीगर, सौदागर, व्यापारी आदि सम्मिलित थे और ये कस्बों में रहते थे तथा शालीन जीवन शैली का उपयोग करते थे। देखा जाए तो प्रांतीय राज्यपालों द्वारा अपनी दौलत छीन जाने के भय से
वो इसे छुपा कर रखा करते थे। मध्य वर्ग के लोग जो होते थे अपनी दौलत छीन जाने के कारण उनको छुपाने की कोशिश सदैव करते रहते थे। उसके पश्चात आता है निम्न वर्ग। समाज के अधिकांश जनसंख्या पर इस वर्ग के सब संबंध रखते थे, जैसे नौकर, भिखारी, किसान तथा दास। उनकी हालत दयनीय थी तथा वह मुश्किलों से गुजारा करते थे, जैसे आज के समय में गरीब लोग होती हैं। अगर हम उस समय की बात करें समाज स्थिति के अंतर्गत भोजन, पोशाक और आभूषण की, तो कहते हैं मुगल काल में पोशाक और एवं खान पान में बहुत परिवर्तन आया। चावल, दालें, गेहूँ, रोटी, घी, सब्जियां तथा दूध भोजन का मुख्य अंश थे। मुस्लिम अधिकतर मांसाहारी होते थे तथा वो भेड़, बकरी, मछली तथा अन्य पशुओं के मांस का सेवन किया करते थे, लेकिन अपने धार्मिक आदेशों के तहत वो सूअर का मांस नहीं खाते थे। कुछ लोग अफीम के आदी भी थे और वो नशे के लिए शराब और तंबाकू का प्रयोग भी करते थे। लोग मेवे के शौकीन थे तथा उन्हें काबुल और कश्मीर से लाया जाता था। अबुल फज़ा के अनुसार बर्फ़ का प्रयोग भी साल भर होता था। गरीब लोग साधारणतः जो है सरल भोजन जैसे खिचड़ी, चपाती, दाल आदि ही जो है खाते थे। हिंदू व मुस्लिम दोनों वर्गों के कुलीन वर्ग लंबा कोट, कमीज व तंग पातलूने पहनते थे। अपने गले के चारों ओर एक महंगा वस्त्र लपेटते थे। आम मुसलमान लोग जो है कुर्ता पैजामा तथा हिंदू धोती, कुर्ती, पगड़ी व शाल पहनते थे। औरतों को महंगे व चमकीले वस्त्र पहनने का शौक़ था। हिंदू औरतें धोती व अंगिल पहनती थी और मुस्लिम औरतें घाघरा पहनती थी। केवल अमीर लोग ही जूते या चप्पल खरीद पाते थे उस समय। आदमी में औरत दोनों को ही आभूषण का उस समय बहुत ही शौक़ था और ये चांदी, सोने व हीरे जड़ित आभूषण धारण करते थे, जैसे बालियाँ, अंगूठी, गले के हार, कमरबंद आदि। हर वर्ग में लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है जेवर पहनते थे। इवन देखे पारिवारिक जीवन, तो कहते हैं मुगल शासन में पंजाब में बाकी प्रांतों की तरह संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी और घर का सबसे बड़ा सदस्य परिवार का मुखिया होता था, जो परिवार की देखभाल करता था और अन्य सदस्य उसकी इज्जत करते थे। वह उसके आदेश अनुसार कार्य भी करते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इवन देखें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है निवास स्थल। देखा जाए तो निवास स्थल कहते हैं कुलीन वर्ग के लोग तथा उच्च पदों पर नियुक्त कर्मचारी भव्य और सुंदर घरों में रहते थे। उनके घर पत्थरों से निर्मित होते थे और दीवारें सुंदर चित्रों से सुसज्जित होती थी। मध्य वर्ग के लोग सामान्य घरों में रहते थे जो ईंट और लकड़ी से बने होते थे। गाँव में लोग मिट्टी, भूसे, लकड़ी, कच्चे ईंटों से बने घरों में रहते थे और इन घरों में हवा और रोशनी की योग्य व्यवस्था नहीं थी। आगे देखें मेले व त्यौहार, तो कहते हैं मेले व त्यौहार पंजाब की सामाजिक संस्कृति जीवन का मुख्य भाग थे और दोनों पुरुष व स्त्री अपने सामर्थ्य के अनुसार अलंकृत वस्त्र तथा आभूषण पहनते थे। वह पूरे उत्साह से इनमें भाग लेते थे। वह जो है खुशियाँ मनाते थे। कुछ प्रमुख मेले जैसे अचल मेला जो बटाला के पास लगता है तथा बैसाखी मेला जो उस समय काफ़ी प्रसिद्ध थे। सबसे मुख्य हिंदू त्यौहार बसंत पंचमी, दिवाली, जन्माष्टमी, दशहरा और शिवरात्रि, होली और लोहड़ी और रक्षाबंधन काफ़ी प्रमुख थे। देखा जाए तो मुसलमानों के मुख्य त्यौहार थे ईद उल फितर, ईद उल जुहा, मुहर्रम तथा नवरोज। कहते वार्षिक मक्का यात्रा मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण थी और यह सब उस सब पंजाब में बहुत जोश व उत्साह से मनाए जाते थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मनोरंजन के साधन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो मेले तथा त्योहारों में संगीत, गायन तथा नृत्य पंजाब के लोगों के लिए मनोरंजन के मुख्य स्रोत थे। कहते मरासी और भाट लोग का गीतों द्वारा मनोरंजन करते थे। तंबूरा और बांसुरी, चिमटा, ढोल लोगों के गीतों में इस्तेमाल होने वाले सामान्य संगीत यंत्र थे, जिनकी ताल पर लोग खुशी से नाचते और गाते थे। अन्य लोकप्रिय नृत्य गिद्दी, भांगड़ा, किकड़ी, लुड्डू तथा नाटी, इन नृत्यों के लोगों को काफ़ी आनंद प्राप्त होती थी। इवन देखें हम
तो लोगों को अन्य प्रकार के खेलों में भी काफ़ी रुचि थी। गुल्ली डंडा लड़कों द्वारा खेले जाने वाला प्रमुख खेल था। गुल्ली डंडा जो था लड़कों द्वारा खेले जाने वाले मुख्य गेम था। और कबड्डी भी कई विभिन्न शैलियों में खेली जाती थी, जैसे होशियारपुर, सिलाकोट था, अम्बाला शैली। और शतरंज का चौसर भी प्रचलित थी उस समय। लड़कियों की गुड़ियों के खेल, गुड्डे पटोले में बहुत आनंद प्राप्त होता था। इसके अलावा मनोरंजन के प्रमुख साधन थे कुश्ती, रस्सी खींचना, मुर्गों की लड़ाई, शिकार, कबूतर उड़ाना और बैलों की लड़ाई आदि काफ़ी महत्वपूर्ण उस समय जो था मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। उसके पश्चात आता है समाज में स्त्री का स्थान। कहते हैं मुगल काल में स्त्रियों की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। दोनों हिंदू और मुसलमान स्त्रियों का स्तर पुरुषों के मुकाबले कमतर था। औरतों को कई तरह से अपमानित किया जाता था तथा उन पर रोक टोक थी। बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत, पर्दा प्रथा, अंधविश्वास तथा अम्बटर युक्त रीति रिवाज समाज में काफ़ी प्रचलित थे, जिन्होंने औरतों की हालत को और बदतर बना दिया था। बहु विवाह तथा तलाक मुसलमानों में आम थे और राजाओं तथा कुलीन वर्गों के लोगों के लिए औरत मात्र मनोरंजन के एक साधन थी और उनकी कई पत्नियां भी थी तथा वो हरमों में कई दासियां भी रखते थे। तो यहाँ पर देखा जाए तो समाज में स्त्रियों का स्थान बहुत ही दयनीय थी। इवन कि देखें हम तो हिंदू तथा मुसलमानों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध। कहते मुगल विशेषकर अकबर ने हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता का भाव को बढ़ावा दिया। उनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर पंजाब में मधुर और शांतिमय वातावरण पैदा हुआ और इन दोनों समुदाय के बीच युद्ध भावना खत्म हुई तथा वे एक दूसरे के करीब आए। लेकिन उसके बाद अकबर के बाद जो स्थिति बिगड़ी उसका कहना भी संभव नहीं है। यानी देखा जाए तो अकबर के बाद बहुत ही दयनीय स्थिति में कहते हिंदू और मुसलमान के जो है मित्रतापूर्ण संबंध आ गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात बताई गई है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, मन से अगर आप त्रिपाण सेंटर की मदद करने की इच्छा रखते हो, थोड़ा भी विचार है तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना शेयर कीजिएगा ये वीडियो उतना उन बच्चों तक पहुंचेगा और उनको फ़ायदा होगा। लेकिन एक बात त्रिपाण सेंटर हमेशा कहता है कि कभी भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, स्किप करके वीडियो को ना देखिए। आगे बढ़ा के वीडियो देखिएगा तो शायद समझ नहीं आए। कहते हैं जब फिल्म भी हम लोग देखते हैं, अगर आगे बढ़ा के देखते हैं तो हमें समझ नहीं आती है कि पीछे हुआ क्या था जो यहाँ पर हुआ एक। तो इसलिए कभी भी ना देखिए तो अगर आपको लंबा दिखता है तो इसको स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि त्रिपाण सेंटर कई यहाँ पर प्रावधान किया हुआ है। यहाँ पर छोटा भी आपको मिल जाता है, बड़ा भी मिलता है, छोटे वीडियो भी होते हैं तो एक पूरा पाठ भी होता है। तो इसमें जो आपके लिए सुविधाजनक बनता है वो कीजिए, लेकिन कभी भी वीडियो जो है बढ़ा के आगे बढ़ के ना देखिए, स्किप करके मत देखिए। इसलिए क्योंकि अधूरा जानकारी रह जाता है, पीछे कई बातें छूट जाती है तो ये अधूरा सा लगता है आपको। अगर नहीं देखना है तो मत देखिए, लेकिन अधूरा जानकारी मत रखिए, क्योंकि दोस्तों अधूरा जानकारी खतरनाक होती है, अधूरा बातें बहुत बेकार होती है। ठीक है, इसलिए जितना हो सके पूरा देखिए। और दूसरी बात ये रहता है कि जितना हो सके शेयर करने की भावना मन में बरकरार रखना चाहिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और वर्चुअल टेस्ट पर लगा देना है। इससे जो बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे जरूर देखेंगे, जरूर इसका फ़ायदा उठाएंगे। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए भी रहेगा और त्रिपाण सेंटर के लिए भी रहेगा, क्योंकि इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आने वाले समय में बहुत वीडियो आपके लिए आएगा, चाहे सोशोलॉजी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, सारे वीडियो होंगे। इवन कि अगर आप टॉपिक के हिसाब से अगर रिसर्च करोगे यूट्यूब पे त्रिपाण सेंटर के साथ तो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे मिलते जुलते, क्योंकि सारे वीडियो बन चुके हैं, सभी हैं उपलब्ध। सिर्फ आपको थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है। प्ले लिस्ट में आप देख सकते हो कि जो टॉपिक है उसके हिसाब से आप समझ सकती हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है आपके लिए। पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ आ रही है, अच्छा लग रहा है तो जानना सी बात है दोस्तों, चलो सब्सक्राइब करके अपने बारे में सेव कर लीजिए। क्योंकि सेव नहीं कीजिएगा तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और कई वीडियो से अनभिज्ञ रह जाएगी। इसे सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए,
तिरपान सेंटर को सेव कीजिए।